जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मुगल वंश की स्थापना से पूर्व एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई है और उसका नाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ है। याद रखना है, 1498 ईस्वी में भारत आगमन हुआ। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है और सबसे अंतिम में भारत से जाने वाली पुर्तगाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश के दो देश, एक स्पेन और दूसरा पुर्तगाल, ने भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में केप ऑफ गुड होप अर्थात आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज की। बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में केप ऑफ गुड होप की खोज की। स्पेनिश यात्री कोलंबस जो था अमेरिका का खोज किया 1492 में और उसे नई दुनिया कहकर पुकारा और वहाँ के लोगों को, अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा। कोलंबस जो था 1492 में अमेरिका का खोज किया और उसे नई दुनिया कहकर पुकारा। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 1498 में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीत की सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त की। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने किया। भारत की खोज हम कह सकते हैं कि भारत की खोज जो है वास्को डिगामा ने किया। वास्को डिगामा सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा था। वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा था? केरल के मालाबार तट। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली जो था अल्वारेज कैब्राल था, जो 1500 में भारत आया और उससे ब्राज़ील की खोज की। वो भी भारत का खोज करने के लिए आया, लेकिन वो ब्राज़ील का खोज कर दिया 1500 में। वास्को डिगामा 1498 में भारत से लौटने के क्रम में कुछ मसाला भारत से खरीदा और वह मसाला लेकर पुर्तगाल वापस गया। वास्को डिगामा पुर्तगाली बाजार में जब मसाला को बेचा तो उसे 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ, जिस कारण वह पुर्तगालियों ने लक्ष्य बनाया कि भारत के साथ मसालों का व्यापार किया जाए। पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 में पुर्तगाली गवर्नर या वाइसराय का पद लाया गया। 1505 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 में पुर्तगाली गवर्नर या वाइसराय का पद लाया गया। पहला पुर्तगाली वाइसराय 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा बना, जो 1509 तक रहा। 1505 से 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मीरा प्रथम पुर्तगालियों का वाइसराय। अल्मोड़ा ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नीति चलाया जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी या नीला जल की नीति कहा जाता है। इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिस कारण पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। नीला जल की नीति का अंत जो है अल्बुकर्क ने किया। पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय हुआ। मुगलों से संबंध अच्छा स्थापित किया अकबर के समय। भारत में कार्टेज व्यवस्था जो है ये पुर्तगालियों का देन है, पुर्तगालियों ने किया था शुरुआत। मुगल बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों से अरब सागर में व्यापार करने को लेकर कार्टेज खरीदा था। मुगल बादशाह कौन था जो कार्टेज खरीदा था? अकबर। चोल का युद्ध 1508 में हुआ। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया, जो 1515 तक वाइसराय बनकर रहा। 1509 से 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बना। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया।
1510 में गोवा को छीना किससे? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वो भारतीय स्त्री से विवाह करें। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय की पूर्वगामी कहा जाता है। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय की पूर्वगामी क्योंकि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में सती प्रथा का अंत कर दिया था। अल्बुकर्क पूछा जाएगा किसको राजा राम मोहन राय की पूर्वगामी कहा जाता है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पुर्तगाली द्वारा शासित जो भारतीय क्षेत्र में सती प्रथा था उसका अंत भी अल्बुकर्क कर दिया था। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन व द्वीप, दादर, नगर हवेली का उपनिवेशीकरण किया। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाया। अर्थात हम यह कह सकते हैं पुर्तगालियों के भारत आगमन होने से ही भारत में उपरोक्त वस्तुओं का खेती होना प्रारंभ हुआ। मतलब आलू, तंबाकू, मक्का ये सब किसका है? पुर्तगालियों का ही देन है कि वो मध्य अमेरिका से ये सब लाया। उसके बाद ये भारत में इस वस्तु का खेती होना प्रारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण कला का भी विकास किया। प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण कला का विकास किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया। एक तो 1498 में, दूसरा वास्को डी गामा कितना बार भारत आया? 3 बार, 1498, 1502, 1524। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में हारमुज में अपना अड्डा बनाया। हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में हारमुज में अपना अड्डा बनाया। पुर्तगालियों को 1632 में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। ये भी पूछा जाता है कि हुगली से कौन सा मुगल बादशाह था जो पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ा था? शाहजहां। पुर्तगालियों को 1632 में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। आज़ादी के बाद ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही। भारत की सेना ने 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। 1961 के समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा हुआ करता था। 1961 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा हुआ करता था। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद के वर्षों में 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पहले गोवा केंद्र शासित प्रदेश बना 12वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा जो है वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या में पूछा जाएगा तो सिक्किम हो जाएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। जो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी होते हैं उसको डच कहा जाता है। इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हाउटमेंट थे, जो भारत आए थे 1596 में, और वो भारत की यात्रा पर आया था कार्नेलियन हाउटमेंट। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। इस कंपनी की बेरिंग द ओस्ते इंडसी कंपनी भी कहा जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोला। आगे चलकर डचों ने अपना मुख्यालय नगर नागपट्टनम को बनाया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना 1605 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोला। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला व्यापारिक कारखाना 1605 आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोला। आगे चलकर डचों ने अपना मुख्यालय नगर नागपट्टनम को बनाया। डचों ने भारत की तुलना में इंडोनेशिया के साथ व्यापार में ज़्यादा रुचि लिया।
भारत के साथ डच व्यापार करना पसंद नहीं किया। डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक कारखाना खोला। सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत में डचों का पतन बेदरा के युद्ध हुआ। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। अंग्रेज और डचों के बीच हुआ, जिसमें डच की हार हुई थी। अब पढ़ते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी की स्थापना गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टेंडिंग टू ईस्ट इंडीज के नाम से हुई। कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। लेकिन 1609 में ब्रिटिश के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। अनिश्चित काल के लिए दिया था जेम्स प्रथम ने। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्ष के लिए दिया था एकाधिकार प्रदान। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। 1600 में तो अकबर थे। वही कंपनी जहांगीर के समय से भारत में व्यापार करना शुरू किया। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के समय से हुई। ब्रिटिश कंपनी और मुगल के बीच जो संघर्ष हुआ वो औरंगजेब के समय से हुआ। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जो है व्यापार करने का अधिकार जो है लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। इस कंपनी को स्थल मार्ग से 1592-93 में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से व्यापार करना 1592-93 में। सभी यूरोपीय कंपनियों में सबसे सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी थी। इसमें 217 साझेदार थे। इसका प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ बने। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? राल्फ फिच। जो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था राल्फ फिच था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ फिच था। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1609 में उपस्थित हुआ। जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर हॉकिंस आया था जहांगीर के आगरा दरबार में 1609 में। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की, क्योंकि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। इससे जहांगीर खुश हुआ और कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान किया, क्योंकि हॉकिंस जो था जहांगीर के दरबार में गया और फारसी में बात किया, जिससे मुगल ये जहांगीर जो थे वो खुश हुए, क्योंकि ये मुगलों की राजकीय भाषा बोल रहा था अंग्रेज होके। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान कर दिए जहांगीर। लेकिन ध्यान रहे जहांगीर जो है हॉकिंस को व्यापारिक छूट उस टाइम नहीं दे पाए। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए। उसके बाद सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए 1615 में। स्वाली का युद्ध हुआ था गुजरात के सूरत नामक शहर में। स्वाली सूरत में ही स्थित है। यह युद्ध गुजरात के सूरत नामक शहर में 29-30 नवंबर 1612 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। स्वाली के युद्ध में अंग्रेज जो है जीत गया, पुर्तगाली हार गया। मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत था, जहाँ से मुगल व्यापार करते थे। यह मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर है। मुंबई और सालसेट द्वीप जो है सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। मुंबई के शहर की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने किया था। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मुंबई मिला, जिसे चार्ल्स द्वितीय ने 1665 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर
ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। कलकत्ता, बंगाल के सूबेदार अजीम उस खान ने 1690 के दशक में मात्र 1200 रुपये वार्षिक किराए पर 3 गांव सूतानदी, कालीकाता और गोविंदपुर अंग्रेजों को दिया। कलकत्ता, बंगाल के सूबेदार अजीम उस खान ने 1690 के दशक में मात्र 1200 वार्षिक किराए पर 3 गांव दे दिया था, सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर अंग्रेजों को दे दिया। जॉब चार्नोक नामक अंग्रेजों ने इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता नामक शहर स्थापित किया। अर्थात जॉब चार्नोक जो था वो कलकत्ता शहर का स्थापना किया। यह शहर अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना। कोलकाता अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना। ब्रिटिश काल में 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कलकत्ता बनी रही। 1774 से 1911 तक। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को बनाया जाएगा। इस घोषणा के तहत 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बनी। तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली ही बनी रही। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 तथा द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में हुआ। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 और दूसरा दिल्ली दरबार जो हुआ था 1903 में हुआ था। 18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। 18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। बंगाल को मद्रास, इस शहर को आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। 18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। मद्रास, इस शहर को आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास को अब चेन्नई के नाम से जानते हैं। मद्रास का संस्थापक जो था फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से 1639 में मद्रास को किराए पर लिया।